सो गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज गेट फिट सेट फिट। आज हम हिंदी का टॉपिक करेंगे जिसका नाम है क्रिया विशेषण। राइट, तो क्रिया विशेषण बेसिकली कल हमने बात करी थी क्रिया की। क्रिया क्या होता है? जो एक वर्ब होता है ना। लेकिन आज हम बात करेंगे क्रिया विशेषण की। ये आप मुझे बताओगे क्रिया विशेषण क्या होता है? क्योंकि अगर हम देखें, ध्यान से देखें किसी चीज को, तो हमने क्रिया भी पढ़ ली है, ठीक है, और हमने विशेषण भी पढ़ा है ना। क्रिया क्या होती है कौन बताएगा जल्दी से? क्रिया कौन होती है? आपके पास अनम्यूट करने का है राइट, जल्दी बताओ। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए। वो तो विशेषण होते हैं ना, जो विशेषता बताते हैं। हम जिससे किसी कार्य का होने का पता चले वो हाँ, क्रिया। जिसमें किसी कार्य के होने का पता लगे वो क्रिया। और विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। बट लेकिन अब हमने इन दोनों शब्दों को जब जोड़ दिया तो उसका मतलब क्या हुआ? वो शब्द जो विशेषता बताते हैं, किसकी विशेषता बताएंगे? अब वो बताएंगे क्रिया की विशेषता। कल जब मैंने क्लास को एंड किया था उससे 5 मिनट पहले मैंने आपको एक वर्ड कराया था जिसका नाम था प्रविशेषण, है ना। मैंने आपको एक वर्ड बता दिया था प्रविशेषण, और मैंने आपको कहा था ये पेपर में नहीं आएगा, है ना। क्या आप कह सकते हो कि प्रविशेषण में हमने कल क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जो विशेषण होता है, जैसे हमने एक छोटा सा इसका एग्जांपल करा था जब हम कल इसको पढ़ रहे थे कि राम, ये चतुर लड़का है। हाँ चलो चलो, यह चतुर लड़का है, कोई बात नहीं, राम अच्छा लड़का है, ठीक है, ये हमने किया था। लेकिन उसके बाद हमने लगा दिया था राम बहुत अच्छा लड़का है ना। तो ये बहुत अच्छा मिलके हमारा बन गया था प्रविशेषण। ये हमारा बन गया था प्रविशेषण। तो बेसिकली इसने क्या करा, बहुत ने जो ये क्रिया है, क्रिया को उसने और डिग्निफाई कर दिया और उसको एनहांस कर दिया। तो वही अब हम आज पढ़ने जा रहे हैं, क्रिया विशेषण। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। क्रिया विशेषण, जब भी आप इस चीज को पढ़ोगे ना, क्रिया विशेषण को, एक चीज याद रखना, जिसमें किसी ऑलरेडी कोई चीज आपको अच्छे से बता रखी है उसको और एक्सप्लेन करा जा रहा है, ठीक है। किसी चीज का वर्णन हो रखा है उसको और ज्यादा आप एक्सप्लेन कर रहे हो, वह होते हैं क्रिया विशेषण। एक इसके लिए आप लिख लो, आप अपनी परिभाषा अपने नोट्स बनाने के लिए इसमें यहाँ पे लिख लो, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए। सिंपल सिंपल, जितना सिंपल रखोगे चीजें उतनी आपके लिए अच्छा रहेगा। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं। अब एक इसका एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा। जैसे कि मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा राहुल चलता है। बहुत छोटा सा सिंपल सा एक सेंटेंस है। इसमें क्या है? ये हमारा कर्ता है, राहुल है जो काम कर रहा है, ठीक है। चलता हमारी क्रिया हो गई, है ना। चलता क्या हो गई? हमारी क्रिया हो गई। अब मैंने इसी सेंटेंस को लिख दिया राहुल बहुत धीरे चलता है। अब मैंने क्या किया? मैंने, राहुल तो करता है, चलता हमारी क्रिया हो गई, है ना। इस सेंटेंस में भी सेम चीज है। लेकिन जो ये बहुत धीरे है ना, मैंने उसको और ज्यादा बताया, चलने को मैंने और ज्यादा बताया कि वो बहुत धीरे धीरे चलता है, ठीक है। तो वो क्या हो गई? जो ये क्रिया थी उसकी विशेषता बताई गई। यहाँ पे क्या बताई गई? क्रिया की विशेषता बताई गई। या फिर अगर बहुत भी हटा दो तो भी इतना भी ठीक है, इतना भी ठीक चलेगा, ठीक है। राहुल धीरे चलता है, मतलब कि आप चलना हमारी क्रिया है, उसको आप और डिग्निफाई कर रहे हो और उसको एक्सप्लेन कर रहे हो। उस शब्द को हम बोलते हैं क्रिया विशेषण, ठीक है। ये था जो सिंपल एक छोटे से भाव में हम जिसको समझ सकते हैं। क्रिया विशेषण इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम करेंगे अपना बेस बनाने के लिए, ठीक है। क्रिया विशेषण के टोटल 4 भेद हैं। कितने भेद हैं क्रिया विशेषण के? टोटल 4 भेद हैं। भेद मतलब सब टॉपिक्स, ठीक है। सबसे पहला इसका भेद हमारा आता है, वो है स्थानवाचक। सॉरी, वो है स्थानवाचक। अब देखो, मैंने आपको पहली बहुत बार एक चीज समझाई है कि हिंदी में आपको रट्टा मारने की जरूरत है ही नहीं। रट्टा मैं आपको मरवाऊंगी संधि में, ठीक है। जब संधि विच्छेद करेंगे तब एक जगह रट्टा आपको मारना है, वहां पे मारना, अदरवाइज
हिंदी में अभी कोई रट्टा नहीं मारना है। स्थान, स्थान मतलब प्लेस, कह सकते हो ना, प्लेस की बात कर रहे हैं, है ना। तो वही चीज है, जिन शब्दों से स्थान संबंधित विशेषताओं का पता लगे। तो आप इसको आराम से लिख सकते हो, जिन शब्दों से स्थान संबंधित विशेषताओं का पता लगे। ठीक है, अब ये कैसे होगा, एक बार एग्जाम्पल करते हैं तब समझ में आएगा। पता चले, अब ये कैसे है देखो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसमें ले लें, यहां से थोड़ी दूर एक जंगल है। ठीक है, आपने क्या बोला, आपने कुछ एक ये सेंटेंस पढ़ के क्या आपको ऐसी कुछ फीलिंग आई कि आप किसी लोकेशन या किसी प्लेस के बारे में बात कर रहे हो, किसी जगह के बारे में बात कर रहे हो, कि यहां से, यहां जो ये यहां शब्द था, इस शब्द ने आपको बताया ना कि यहां से, जहां पर भी आप खड़े हो या जो भी है जगह, यहां से थोड़ी दूर जंगल है। तो जो ये यहां शब्द था ना, इस यहां शब्द ने मुझे बताया कि आप किसी स्थान की बात कर रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब इसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे कि यहां, वहां। ठीक है, ऐसे शब्द जो आपको लोकेशन के बारे में बताए, थोड़ा पास, दूर। अब इस सेंटेंस में दूर शब्द भी आ रहा है, ये भी आपको कुछ लोकेशन के बारे में ही बता रहा है। देखो ये वाला शब्द दूर, है ना। तो ऐसे शब्द जो आपको किसी स्थान की जगह के बारे में थोड़ी हिंट दे, कुछ उसके साथ कुछ उसका संबंध बनाए, ठीक है, वो होते हैं हमारे स्थानवाचक क्रिया विशेषण। राइट, उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, और भी सिंपल, आपको पता ही है हिंदी बहुत सिंपल है। सेकेंड है तालवाचक। फिर से रट्टा नहीं मारेंगे, हम चीजों को समझेंगे। ठीक है, कालवाचक, काल का मतलब क्या होता है, काल का मतलब होता है समय, है ना। टेंसेस, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, है ना। काल का मतलब इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं, टेंसेस, जो आप करे, आपने करे भी हैं, आपको पता भी है ये चीज, है ना। यहाँ पर क्या है, इस पर्टिकुलर में कालवाचक में आपको क्या पता लगता है, जिन शब्दों से ना आपको वक्त संबंधित विशेषताएं पता लगे। वक्त से संबंधित, वक्त मतलब समय, टेंसेस ना लिख के यहाँ पे समय लिखोगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब बिल्कुल इसके लिए आप एक लाइन लिख लो अपने लिए, ताकि आपको चीजें समझ आए। जिन शब्दों से समय या फिर वक्त, कुछ भी लिख सकते हो आप, समय संबंधित विशेषताओं का पता चले। पता चले, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल करते हैं, चीजें और क्लियर होंगी। मान लो इसमें आपने बोला है वक्त संबंधित, तो अगर मैं ये सेंटेंस लिखूं, आज मेरे घर में खुशी का माहौल है। अब मुझे एक बात बताओ, खुशी का माहौल है, ये जो आज शब्द मैंने यहाँ पे लिखा है, ये जो आज शब्द आपको दिख रहा है यहाँ पे, क्या इस आज शब्द ने आपको वक्त के बारे में बताया या नहीं बताया? बिल्कुल बताया। इस आज शब्द से आपको पता लगा कि ये किसी समय की बात हो रही है, आज का जो समय है, आज के बारे में बात हो रही है, कोई वक्त के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स कैसे हो जाएंगे, जैसे आज, कल, परसों, मतलब जो भी, एक तो ऐसे वाले, और जैसे कि अब, तब। एक अब और तब का आपको एग्जाम्पल बताते हैं, आपको इससे चीजें क्लियर हो जाएंगी। मान लो जैसे कि आपने एक सेंटेंस लिखा, अब से मैं रोज 2 घंटे पढ़ूंगी। ठीक है,
मतलब मेरा कहने का मतलब है अभी से आपको वक्त पता लग रहा है ना इसमें, कि आपने ये फैसला लिया है कि अभी से, अब से मैं रोज 2 घंटे पढ़ूंगी। तो आप क्या कर रहे हो, इसमें आपको वक्त का पता लग रहा है ना इस सेंटेंस से। तो वह शब्द जिनसे आपको किसी काल या फिर किसी समय के बारे में पता लगे, उन शब्दों को हम बोलते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे वाला तो आप ही मुझे समझा दोगे, क्योंकि ये तो बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी है। ये वाला तो आप ही मुझे बता दोगे इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट वाले का एग्जाम्पल आप लोग बनाओगे, ठीक है, पहले ही बता रही हूँ मैं आपको। नेक्स्ट जो हमारा है वो है परिमाणवाचक। इसका सेंटेंस आप बनाओगे, मैं पहले ही बोल रहा हूं आपको, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब देखो, फिर से कोई रट्टा नहीं मारना। परिमाण का मतलब क्या होता है? अब रिजल्ट मत बोल देना कि मैम रिजल्ट होता है परिणाम। नहीं नहीं, वो किलो वगैरह, हाँ, किलोमीटर। वही मापना, मापना, तोलना। तो इसमें हम ये कह सकते हैं परिमाण, परिमाण का मतलब हो गया जिन शब्दों से मात्रा, मात्रा यानी कि क्वांटिटी, ठीक है, मात्रा यानी क्वांटिटी, जिन शब्दों से मात्रा का बोध हो, मात्रा के बारे में आपको कुछ संकेत मिले। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप बताओ पहले इसका एक एग्जाम्पल जल्दी से। वह थोड़ी चल सकी। हाँ, वह थोड़ा ही चल सकी। वह थोड़ा ही चल सकी। कौन सी मात्रा आ रही है इसमें? मैं कहने वाला था मैम, मात्रा कौन सी आ रही है इसमें भावना? किलोमीटर वाली आएगी ना, मैं चल सका तो उसमें मीटर किलोमीटर चलने वाली होगी। हाँ, 1 मील चल सकते। जैसे ये बोल सकते हैं कि आज मैं 2 किलो बाजार से बादाम लेकर आया या फिर सब्जी लेकर आया। हाँ ठीक है, परिमाण में आ गया, 2 मील इसमें आ चल गया के किलोमीटर। मैं नदी पार करी। हाँ डन। तो वह थोड़ा ही चल सकी, तो इसमें आपकी आ गई किलोमीटर वाली मात्रा। तो आपका ये सेंटेंस सही है, राइट। इसके कुछ आप एग्जांपल्स लिख लो, छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि थोड़ा, अभी भावना ने बताया आपको। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग एग्जांपल्स बताते हो। आई फील सो प्राउड कि हाँ आपको चीजें समझ में आ रही है। थैंक यू सो मच। जरा, जरा, ठीक है। कुछ, है ना, कुछ किलो आम, तो आपको नहीं पता ना कितने किलो आम, है ना। तो वह शब्द जिनसे आपको मात्रा यानी कि क्वांटिटी का पता लगे, उन शब्दों से आप बता दोगे, क्लियरली बता दोगे कि ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, राइट। उसके बाद आ जाओ, एक और है इसका बस, रीतिवाचक। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपका पेपर ऑब्जेक्टिव आता है सब्जेक्टिव आता है? जल्दी बताओ। ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव आता है आपका पेपर, तो दैट मीन्स आंसर आपके पास होते हैं, है ना। 4 ऑप्शंस होते हैं, उनमें से कोई एक आंसर होता है ना। तो ना ही आपको इनकी स्पेलिंग याद करनी, ना ही आपको ये वर्ड्स याद करने, आपको तो इनका कंसेप्ट याद करने हैं बेसिकली। कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ रहे हैं चीजों के, तो आप उस चीज को कर सकते हो। क्वेश्चन आ गया, कोई भी क्वेश्चन आ गया और उसमें आपको 4 ऑप्शन दे दिए, जैसे कि आपको 4 ऑप्शन दे दिए रीतिवाचक, ठीक है, फिर आपको दे दिया परिमाणवाचक ऑप्शन बी, ऑप्शन सी आपको दे दिया स्थानवाचक, स्थानवाचक, और आपको ऑप्शन डी उन्होंने दे दिया कालवाचक, ठीक है। तो आपको ये ऑप्शंस दे दिए। आपको ओमिशन ऑफ ऑप्शन समझ में आता है? मतलब कि कोई सेंटेंस है, जैसे मैंने एक ना सेंटेंस बनाया, मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा यहाँ पे, मोहन तेजी से दौड़ा, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि ये जो सेंटेंस है, और ऑब्वियसली वो पूछेंगे ना इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है। अब आप देख रहे हो इसमें मोहन तेजी से दौड़ा, जो ये वाली लाइन है, ना तो ये स्थान में आ रही, कोई जगह के बारे में हमें नहीं बता रहा, दैट मीन्स ये गलत हो गया, ठीक है। ना ये हमें काल के बारे में कुछ बता रहा कि आज दौड़ा, कब दौड़ा, अब दौड़ा, ये भी गलत हो गया, ठीक है। ना तो ये हमें परिमाण बता रहा है कि कितनी किलोमीटर दौड़ा, कुछ दौड़ा, थोड़ा दौड़ा, ये भी नहीं हुआ। आंसर क्या बचा?
रीति बचा ना आंसर, तो आपका आंसर क्या हो गया, रीतिवाचक हो गया। मैं आपको ये नहीं कह रही कि मैं आपको रीतिवाचक पढ़ा नहीं रही, मैं आपको ये बोल रही हूँ अगर चीजें नहीं भी आ रही है ना तो ओमिशन ऑफ ऑप्शंस ये वाली ट्रिक अपना लिया करो आंसर सही निकालने के लिए। ये मैं आपको बताना चाह रही थी अभी, ठीक है। चलो ये मैंने आपको क्यों बताया, ये अब मैं इसमें तेजी से शो कर तो रहा है, तेजी इसमें बहुत तो आ रहा है ना स्पीड का। स्पीड वाला मैंने आपको कौन सा बोला, अब बोला ना मोहन तेजी से दौड़ा। नहीं नहीं नहीं, तो मैंने आपको क्रिया विशेषण में स्पीड वाला कौन सा बताया, एक तो रीति है, एक स्थान है, एक काल है, परिमाण है। एक परिमाण है, पर इसमें स्पीड परिमाण वाला में कौन सा, मतलब वो एक, अच्छा क्वांटिटी होगा खाली, मतलब कुछ हाँ स्पीड का क्वांटिटी नहीं है, होगा। क्वांटिटी है ना, अच्छा ठीक है ठीक। हाँ स्पीड अगर का ये तो लिखा होता मतलब मतलब 3 किलोमीटर दौड़ा तो फिर तो होता ना कि हाँ तो फिर आता तो ना वो परिमाण वाला उसमें, आता। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो स्पीड का तो इसमें हमने कहीं पढ़ा ही नहीं ना। अब आ जाओ, जैसे कि अभी ऋतिका ने बोला कि स्पीड वाला आया है ना, तो रीति, आप रीति का मतलब कौन बताएगा मुझे, हिंदी है तो रीति का मतलब क्या होता है, जल्दी से क्विक, रीति का मतलब क्या होता मैनर, है? और बोलो और बोलो, पुराने समय से चली आती है। अरे क्या हो गया, रीति का मतलब ही तो बताना है, जल्दी बताओ। अरे आपके घर के रीति रिवाज होते हैं ना, सबके अपने अपने रीति पुराने रिवाज समय होते हैं। से हम चली आती परंपरा को मैं रीति बोलती हूँ। हाँ है ना, जो सबकी अपनी अपनी रीति ट्रेडिशन। होती है, सबके अपने अपने घरों में रिवाज होते हैं, तो रीति मीन्स आप रूल्स एंड रेगुलेशंस भी कह सकते हो, ठीक है, या हम फिर ट्रेडिशन। चेंज नहीं हो सकता मतलब। चेंज नहीं हो सकता, नहीं नहीं, रीति वो हमारी थॉट्स होते हैं, वो हम उधर सोशल साइंस की तरफ नहीं जाएंगे, अभी हम हिंदी पे ही रहेंगे। चेंज हो सकते हैं, बिल्कुल चेंज हो सकते हैं, रीति रिवाज बिल्कुल चेंज हो सकते हैं। चलो मैम ये अभी हम ट्रेडिशन होते से हो सकता है, क्या कह रहे हो, ट्रेडिशन मींस इंग्लिश ट्रेडिशंस, में। हाँ कह सकते हो, ट्रेडिशंस कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो। तो ठीक। बेसिकली मैं यहाँ पे आपको, मैंने ये चीज इसलिए पूछी आपसे रीति का मतलब, क्योंकि ये वो शब्द होते हैं जिससे उनकी दृढ़ता का पता लगे, ठीक है। बेसिकली दृढ़ मतलब कि उनके रीति वो किस तरह है, वो चीज किस तरह चल रही है, ना ही उसमें परिमाण आएगा, ना ही उसमें स्थान आएगा, ना ही उसमें काल आएगा, ठीक है। तो उसकी दृढ़ता का पता लगे, मतलब कि उसकी बेसिकली नेचर, उसका बिहेवियर, समझ आया, रीति, नेचर, बिहेवियर, इन सब चीजों के बारे में पता लगे। पहले एग्जाम्पल करेंगे, फिर उसकी वो हेडिंग लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, म्यूट करो प्लीज, ठीक है। राहुल धीरे धीरे, ये मैंने आपको अभी कराया था स्टार्टिंग में, चलता है, मैंने स्टार्टिंग में आपको ये ऐसे ही एक एग्जांपल कराया था। अब क्या हो गया, जो ये हमारी क्रिया है चलता, ये तो आप सबको पता है बॉस कि हमारी क्रिया है चलता, ठीक है। धीरे धीरे वो उसका नेचर बता रहा है, समझ रहे हो मेरी बात को, उसका नेचर, उसका बिहेवियर बता रहा है कि वो कैसे चलता है, वो धीरे धीरे चलता है। इसमें आपको कोई परिमाण नहीं मिल रहा, कोई स्थान भी नहीं मिल रहा आपको इसमें, ना ही कोई काल के बारे में पता लग रहा है ना। तो आपको क्या पता लग रहा है, उसका बिहेवियर पता लग रहा है यहाँ पे, वो कैसे चलता है, धीरे धीरे चलता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपको क्लियर होगी, एक और चीज क्लियर होती है। रिया ने अच्छी तरह पढ़ाई कर ली, ठीक है। अब यहाँ पे जो आप ये शब्द देख रहे हो अच्छी तरह, देखो पढ़ाई क्या थी, ये तो हमारी क्रिया हो गई कि उसने पढ़ाई करी है, राइट। लेकिन अच्छी तरह उसका बिहेवियर, उसका नेचर, ये किसने बताया आपको, ये आपको बताया इसने, अच्छी तरह ने। तो अच्छी तरह हमारा क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। और कौन सा क्रिया हो गया ये हमारी होगी रीतिवाचक, क्योंकि उसने अच्छी तरह पढ़ाई करी, ठीक है। तो रीतिवाचक होते हैं जिसमें आपको नेचर या फिर बिहेवियर के बारे में पता लगता है। एक और सेंटेंस ले लेते हैं इसका, ठीक है, रीतिवाचक का। अचानक से वर्षा
होने लगी। देखो अब ये सेंटेंस को अगर मैं आपको आराम से बोलूं वर्षा होने लगी, आराम से नॉर्मल है, ठीक है, बारिश हो रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन आपने उसका बिहेवियर, उसका नेचर बताया है, उसका दृढ़ जो उसका जो बेस था ना, बेस वो आपने बताया है कि वर्षा कैसे हुई, एकदम अचानक से हो गई। दीदी मैं कुछ बोलूं? हाँ जी, हाँ जी, बोलो। जो ये रीतिवाचक है इसमें बेसिकली ये होता है कि इसकी क्रिया पे क्वेश्चन पुट करना होता है, कैसे और किस प्रकार। तो जिस क्वेश्चन में जैसे एग्जांपल दिया कि गाड़ी तेज चल रही है, तो उसमें हाँ। हमें कैसे और किस प्रकार का उत्तर मिल जाएगा कि तेज तेज चल रही है। हाँ, ये चीज ठीक है, आप बोल तो ठीक रहे हो, लेकिन अगर आप इस चीज को मतलब कि बेसिकली भी इसमें मतलब नेचर बता रहे हैं, तेज है, धीरे है, फास्ट है, मतलब हाँ और भी गोरा चीजें है, सुंदर है, हाँ 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 बिल्कुल, हाँ आप सुंदर उसके है। नेचर पे जा रहे हो, चीज के नेचर पे जा रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल, वो कैसी उसकी बनावट है, क्या उसके लक्षण है, आप उन चीजों पे जा रहे हो, लक्षण हो गए, बनावट हो गए, उसके गुण हो गए, इन सब चीजों पे जा रहे हो। बाकी जो तीन है वो तो बिल्कुल ही अलग है, परिमाण में अलग आता है, स्थान में अलग आता है, और काल में बिल्कुल अलग आता है। बाकी जो सारा बचा हुआ वो इसमें ही तो आ गया ना, नेचर और बिहेवियर में सारी चीजें आ गई। बाकी तो परिमाण, काल और स्थान, उसमें तो तीन स्पेसिफिक चीजें, उनसे हटके कुछ भी है तो वो रीतिवाचक में आ गया। इसलिए मैंने आपको वो अभी 4 ऑप्शन वाला पढ़ाया था, ताकि आपको चीजें समझ में आए। ठीक है, क्लियर हो गया? मैं एक बार Yes. इसकी वो लिख, तो आप जो हेडिंग लिखवा रहे हो ना, हेडिंग्स वगैरह जिन शब्दों से, वो लिखवा दो। क्या कह रहे हो, दोबारा बोलना। अच्छा हाँ, जैसे अभी आपने मैं लिखवा देती हूँ, ठीक है ठीक है, मैं लिखवा देती हूँ। रीतिवाचक के लिए आप सब लिखो। अगर हम रीतिवाचक की बात करें तो इसको लिखोगे आप जिन शब्दों से क्रिया की जिन शब्दों से क्रिया के ढंग भी लिख सकते हो आप, ढंग, उसका ढंग कैसा है ना, किस किस तरह है वो चीज, आप ये भी लिख सकते हो कि उसका ढंग कैसा है, या फिर उसकी दृढ़ता। ये मैंने लिख दी स्पेलिंग गलत, दृढ़ता, हाँ उसकी दृढ़ता, ठीक है। ढंग, ढंग एक बेटर वर्ड है, इसको हटा दो, दृढ़ता हटा दो, ढंग एक बहुत बेटर वर्ड है। जिन शब्दों से क्रिया के, तो यहां से के बनेगा, क्रिया के ढंग का पता चले, राइट, ये हो गए आपके रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, ये था हमारा क्रिया विशेषण, बहुत ही सिंपल। अगर पेपर में आ गया तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमने कर लिया, ठीक है। लेकिन इसकी थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी कम है, बट आप कुछ कह नहीं सकते, हमने कर लिया है तो अब आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक चीज कर रहे हैं जो आ जाता है पेपर में, लास्ट ईयर आया था, एक क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, बहुत सिंपल, बहुत इजी, पोएम की तरह इसको याद करेंगे। मेरे को तो क्लास 6 से याद है ये, इसका नाम है कारक। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कारक। बेसिकली कारक होते क्या हैं? कारक होते हैं जो, पहले सुन लो, उसके बाद में आपको लिखने का सवाल देती है। जब हम, जैसे हमने संज्ञा और सर्वनाम को यूज करा, ठीक है, उसके साथ हम कुछ क्रिया लगाते हैं, आप मुझे इसका आंसर दो। मैं आपको नहीं बताऊंगी, आप मुझे इसका आंसर दो। इंग्लिश में मैंने आपको ये पढ़ाया है, हाँ इंग्लिश मैम पढ़ाया। पढ़ाया है, हाँ प्रपोजिशन पढ़ाया है, हाँ बिल्कुल पढ़ाया है। हाँ मैम। प्रपोजिशन क्या होता है? जैसे इन, ऑन, नहीं अबाउट हम नहीं, यूज करते एग्जाम्पल नहीं पूछा, मीनिंग पूछा, मीनिंग पूछा, मीनिंग बताओ। प्रपोजिशंस क्या होते हैं, जल्दी बताओ। प्रीपोजिशन को हिंदी में क्या कहते हैं, ये पूछ रहे हो आप? क्या कह रहे हो? जो प्रीपोजिशन को लिंक हिंदी में बनाते हैं दीदी। एग्जैक्टली जो लिंक बनाते हैं। On into हाँ, क्या मीनिंग है इसका? प्रपोजिशन वो वर्ड्स होते हैं जो किसके बीच में लिंक बनाते हैं, या तो नाउन प्रोनाउन के बीच में, मतलब नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा, यहाँ पे उसका वर्ब के साथ लिंक बनाते हैं, यही था ना, या फिर ऑब्जेक्ट के साथ, यही था ना, यही था ना इसका मतलब। तो यहाँ पे भी बॉस यही है और कुछ नहीं है, कारक का मतलब ये प्रपोजिशन है।
गूगल पे सर्च करोगे तो नहीं मिलेगा, ठीक है, पहले ही बता रहा हूँ आपको, पता नहीं क्या बता देगा ये। कारक का मतलब होता है प्रेपोजिशन। कैसे होता है? क्योंकि कारक वह शब्द है जो संज्ञा या फिर सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताते हैं। क्या बताते हैं? रिलेशन बताते हैं, लिंक बताते हैं कि कैसे, क्या, ठीक है। मैंने जैसे पहले एग्जांपल करेंगे, फिर चीजों को आगे लेके चलेंगे। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस बोला, जैसे मैंने आपको ये लिख के बोला, राम ने नहीं नहीं, ने वाला नहीं करना अभी, इसको मुझे आपको बाद में समझाना है। राम को पैसे चाहिए, ठीक है। नॉर्मल सा एक सेंटेंस है, नॉर्मल सा। इसमें आपको ये दिख रहा है, जो ये राम है ये हमारा हो गया संज्ञा, है ना। पैसे चाहिए उसको, ठीक है, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, इंग्लिश में जिसको आप बोल सकते हो ऑब्जेक्ट और वर्ब। जो ये को शब्द है, इस को ने आपको इसको और इसको, इन दोनों को जोड़ा किसने? इस को शब्द ने जोड़ा ना इन दोनों को, वरना अगर आप इस को हटा दो, राम पैसे चाहिए, कुछ समझ आया? कुछ समझ नहीं आ रहा, सेंटेंस का मतलब ही नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। राम पैसे चाहिए, कुछ समझ नहीं आ रहा। जैसे ही आपने यहाँ पे को लगाया, उससे आपको पता लग गया इसको नीड है मनी की, ठीक है। तो जो ये वाले शब्द होते हैं ना, से, को, का, में, पर, है ना, जो ये वाले शब्द होते हैं, इन शब्दों को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कारक और उनकी विभक्तियां। अब इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बेसिकली उनको हम प्रेपोजिशन भी तो बोलते हैं ना, ऑन, इन, ऑफ, विद, बाय, ये हमने प्रेपोजिशन में पढ़ा ही था। चलो इसको पहले लिखते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि ये होता क्या है। संज्ञा व सर्वनाम का, संज्ञा या फिर सर्वनाम का क्रिया के साथ, क्रिया मतलब वर्ब, है ना, क्रिया के साथ संबंध या फिर लिंक, कुछ भी कह सकते हो आप, संबंध, क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्दों को, बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। इतना तो सिंपल है, राइट। लेकिन अब एक छोटी सी बात है, ठीक है, हर कारक की एक विभक्ति होती है, ठीक है। क्या होती है? हर एक एक कारक की एक विभक्ति होती है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। हर एक कारक की विभक्ति होती है, और जो विभक्ति होती है ना, वो गायब हो जाती है। विभक्ति का मतलब होता है चिन्ह, चिन्ह मतलब इमेज या फिर साइन, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लिख लो आप, हर कारक की विभक्ति होती है। अब देखो कैसे मैंने ये चीज आपको क्यों बोली। Am I audible? Am I audible? Yes. ओके डन। अब देखो मैं इसको रब कर दूं, क्योंकि मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए इसमें। कर दूं रब? चलो रहने दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यस मैम। हमारे कारक कौन कौन से हैं? पहले आ जाओ कारक पे। हमारे कारक कौन कौन से होते हैं? और हर एक कारक का एक विभक्ति होती है। क्या होती है? हर एक कारक की एक विभक्ति होती है। बेसिकली उसका सिंबल, ऐसे कह लो, सिंबल होता है। पहला है कर्ता, नहीं मैं इसको चाहिए मुझे स्पेस। ये हमारे कारक आएंगे, इसके साथ हमारी आएगी विभक्ति। आपको बस ये याद करना है, इसमें बेसिकली करना क्या है आपको, आपको इसमें ये याद करना है कि कौन से कारक के साथ कौन सी विभक्ति है। बस यहाँ पे याद करने वाली चीज है, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, यहाँ पे हमें याद करना है। सबसे पहला होता है हमारा कर्ता, ठीक है, फिर होता है हमारा कर्म,
फिर होता है करण। चलो मैं आपको पहले बिना लिखे बताती हूँ ये कैसे याद करा हुआ है, मेरा याद करा हुआ कैसे है। मेरे को ये ऐसे याद है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे हो। अरे अब ये मुझे तो स्कूल टाइम से ही याद है, खैर लेकिन आपको करना पड़ेगा। अब आ जाओ, सबसे पहला है हमारा कर्ता, फिर आता है हमारा कर्म, फिर आता है हमारा करण, फिर आता है हमारा संप्रदान, फिर आता है हमारा अपादान, उसके बाद आता है संबंध, अधिकरण, लास्ट आता है संबोधन। ठीक है, इन सब की अपनी अपनी विभक्तियां हैं। विभक्ति मतलब जो मैंने वो बताया था ना, को, का, के, की, वो सब। देखो कर्ता का मतलब है ने, कर्ता मतलब ने। अब देखो जो जो मैं आपको ऑन टिप्स याद करा सकती हूँ वो आप अभी कर लो याद। ठीक है, जैसे कि कर्ता, हमने कर्ता जब पढ़ा था, कर्ता मतलब क्या होता है, जो काम कर रहा होता है, जो कार्य कर रहा होता है। तो कर्ता ने काम किया, है ना, राम ने बाण उठाया, समझ रहे हो, कर्ता के साथ ने इसलिए है ये तो याद हो जाना चाहिए, बेसिक कंसेप्ट है। मतलब कर्ता कुछ काम करता है तो वो ने होता है। ठीक है, कर्ता ने। उसके बाद कर्म क्या होता है, जो हम कार्य कर रहे होते हैं, है ना, तो इसलिए हो जाएगा कर्म को, कर्म को। ठीक है, ये आपको याद करने पड़ेंगे बिल्कुल। कर्ण से, कर्ण में आ जाएगा यहाँ पे से। ठीक है, संप्रदान में आएगा के लिए। हो सकता है आप में से कुछ हो जिनको ये याद हो। अपादान से। ठीक है, संबंध का के। अब देखो संबंध वाला भी आप याद कर सकते हो। संबंध का, किसी का किसी से संबंध बता रहे हो, जैसे राम का भाई, तो संबंध में जैसे रिश्ता बताते हो तो का के की ही यूज होता है। राम की बहन, ठीक है, राम के पिताजी, मतलब बेसिकली जब आप किसी का संबंध रिश्ता बता रहे होते हो तो का के की ही आप प्रयोग में लाते हो। ठीक है, अधिकरण में पर। और ये संबोधन भी आराम से याद कर सकते हो। संबोधन चिन्ह होते हैं ना, संबोधक कौन कौन से होते हैं, जल्दी बताओ। हे, ठीक है, अरे, नाम वाले होते हैं ना, भो, अरे, जो ये वाले हमारे सारे शब्द होते हैं जिसमें आदि बोधक वाले होते हैं, हमारे शब्द होते हैं, उनको हम बोलते हैं संबोधन चिन्ह। अब आपने एक चीज नोट करी, देखो यहाँ पे भी से लिखा है और यहाँ पे भी से लिखा है। अब ये से दो जगह लिखा है, तो हमें कौन सा पता लग, कैसे पता लगेगा कि ये करण वाला से यूज हो रहा है या फिर हम अपादान वाला से का प्रयोग कर रहे हैं। ये पता करने के लिए आपको क्या करना है, देखो जो करण वाला से है ना, ये है के द्वारा, मतलब किसी चीज के द्वारा काम किया जाए। यस। और ये वाला जो से है ना, इसमें आता है अलग, अलग होना। यस, आपका कंसेप्ट क्लियर है, ये अलग होना, राइट। अब हम क्या करेंगे, हमें ना इन सबके एग्जांपल्स बनाएंगे, उससे क्या होगा, हमारी ना चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब हम इन सबके एक 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 एग्जांपल्स बनाते हैं जिससे कि चीजें हमारी क्लियर हो जाए। एक ही सेंटेंस को उठाएंगे, कंसेप्ट क्लियर करेंगे, ने वाला सेंटेंस बनाना है। ठीक है, आ जाओ। राम, एक ही चीज उठाना, ने खाना खाया, जिससे कि आपको समझ आए, बस अपने आप को समझ करवानी और किसी को नहीं करवानी, को। ठीक है, अभी हमने एक सेंटेंस किया था, चलो, मोहन को पैसे चाहिए। ठीक है, अभी ये से वाला अभी हम रहने देंगे क्योंकि मैं अभी आपको अभी करा दूंगी। से मतलब के द्वारा वाला, है ना, जिसके द्वारा, है ना। अब ये देखो, राम ने रावण को मारा। बाण से, है ना, रावण को मारा, तो वो उसमें तो राम ने करता हो गया, रावण को मारा,
तो है ही नहीं, ये कर्म हो गया। लेकिन से कहां से आया, शब्द भी तो लाओ सेंटेंस में। राम ने बाण से मारा। अब देखो किसी चीज के द्वारा, है ना, किसी चीज के द्वारा मारा गया, बाण से मारा गया, राइट। उसके बाद के लिए, है ना, इसमें हम लिख लेते हैं सेंटेंस। यहाँ पे हम सेंटेंस लिखते हैं, राम के लिए फल लाओ। आपने किसी को बोला राम के लिए फल लाओ, तो के लिए मतलब उसके लिए, उस पर्टिकुलर इंसान के लिए, ठीक है। अब ये है से अलग होने वाला। अब जब हम अलग होने वाला बोलेंगे तो यहाँ पे क्या हम ये बोल सकते हैं, इसका एग्जांपल लिखूं मैं अगर, तो राम से राज्य छीना गया, कोहली से कप्तानी छीनी गई। कितना सच है नहीं है पता नहीं मुझे। चलो नेक्स्ट, संबंध जिसमें का, के, की वाले शब्दों का प्रयोग हो, लगा लो वहां पे। मान लो राम का भाई लक्ष्मण है, ठीक है, राम के पिताजी दशरथ थे, ठीक है, राम की बहन मुझे नहीं पता कौन है, ठीक है। उसके बाद अधिकरण, अधिकरण में कौन से दो शब्द आते हैं, में और पर। अब इसमें आप कैसे बोल सकते हो, जैसे कि आपने बोल दिया आर्यन में खोट है, भाई इसमें कोई खोट है, कुछ कमी है, ठीक है। में शब्द का प्रयोग हो गया, मतलब कि ये आपका अधिकरण वाला सेंटेंस है, ठीक है। और बाकी तो हे, जैसे अब ये हे वो अरे है, तो इसका तो एक कॉमन सा ही ले लो, हे राम, खत्म। मतलब कि क्वेश्चन कैसे आएगा पेपर में, अगर क्वेश्चन आएगा तो इसका क्वेश्चन ऐसे आएगा, इनमें से कोई भी एक सेंटेंस दिया जाएगा आपको, और ज्यादातर तो वो इतने स्मार्ट तो देखो वो भी होंगे ना। आप भी कल को अगर कोई क्वेश्चन पेपर बनाओगे तो आप भी तो वही चीज दोगे ना जो थोड़ी यूनिक टाइप हो, तो ज्यादातर तो इसका ही आएगा ना क्वेश्चन, से वाले, ट्रिकी हो थोड़ी सी। है ना, थोड़ी सी ट्रिकी हो। अगर आप भी बनाओगे क्वेश्चन पेपर तो बहुत बट ऑब्वियस है ना। तो बट ऐसा नहीं है कि औरों के नहीं आएंगे, औरों के भी आ सकते हैं। क्या करना है, वो आपको सेंटेंस दे देंगे, आपको बताना है उसमें कौन सा कारक है, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, ठीक है। तो आप जैसे आपको मान लो ये सेंटेंस दे दिया, सब कुछ हटा दिया, सारा ये हटा दिया, सब हटा दिया, ठीक है, आपको सेंटेंस दे दिया ये वाला, राम के लिए फल लाओ। अब आपको बताना है इसमें कौन सा वो है, कारक है। संप्रदान दे दिया, कर्ता दे दिया, कर्म दे दिया, एक अपादान दे दिया, बस। अब आपको ढूंढना है कि कौन सा है। कैसे ढूंढोगे, इसमें आप देखोगे इसमें के लिए लिखा हुआ है, तो के लिए मेरी टेबल में कहाँ पे आता है, संप्रदान पे आता है। उसके लिए ये जो टेबल यहाँ पे हमने बनाई थी वो याद होनी चाहिए, उसको आपको याद करना होगा, ठीक है। ये जो टेबल हमने अभी बनाई थी ये आपको याद होनी चाहिए, उसी से आपको चीजें क्लियर होंगी। जैसे ये टेबल याद हो गई उसके बाद कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है इनफैक्ट। अब इसी में ही मतलब के भी दे रखा है तो कोई कंफ्यूज हो जाएगा, के है तो ये संबंध होगा। क्या कह रहे हो, तो के साथ राम लिए भी के तो है ना। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं होना कंफ्यूज, के लिए पूरा शब्द दे रखा है। कंफ्यूजन, हाँ। ये तो अपने आप को गड्ढे में डालने वाली बात है कि आपने इतना बड़ा ये लिए शब्द देखा ही नहीं, है ना। ये तो अपने आप को गड्ढे में डालने वाली बात है, खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात होगी ये तो। नहीं नहीं नहीं, ऐसे काम नहीं करेंगे बिल्कुल भी, ठीक है। तो कारक वैसे देखो अगर एक आधे नंबर का आ जाए तो हम पढ़ेंगे वही जो पेपर में आता है, साफ सीधी सी बात है। पूरी हिंदी हमें कोई एमए हिंदी थोड़ी करनी है हमें। चलो आगे बढ़े, डन हो गया, कारक समझ में आ गया भाई। सेल्फ स्टडी भी करते रहा करो, साथ साथ जो पढ़ाया जाता है उसकी रिवीजन कर लिया करो, थोड़ी बहुत रिवीजन कर लो। अब आपके नोट्स मांगूंगी मैं, बहुत टाइम हो गया, नोट्स भेजो मुझे, मैं मांगूंगी एक एक दो दो करके कि अपने अपने नोट्स सेंड करो मुझे देखना है कितना पढ़ रहे हो आप, या फिर मेरी राइटिंग पे चैलेंज हो रहा है यहाँ पे। चलो एक और चीज करेंगे आज, सिंपल सिंपल सा पढ़ रहे हैं, इजी इजी बेसिक है, इसमें कुछ थकने वाली बात नहीं है। एक टॉपिक है उसका नाम हम रिवर्स कर रहे हैं, ठीक है, अपने सहूलियत के अनुसार हम उस टॉपिक का नाम रख रहे हैं
उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है, ये हमारे टॉपिक का नाम है, लिख के रख लो कि यही हमारे टॉपिक का नाम है। मैं आपको पहले ही बोल रही हूँ, और कुछ नहीं है आपके टॉपिक का नाम, ये आपके टॉपिक का नाम, मान के चलना मेरी बात। उसका रीजन है, इसलिए बोल रही हूँ आपको। ठीक है, उपसर्ग का मतलब जो किसी शब्द के आगे लगे, और प्रत्यय का मतलब जो किसी शब्द के पीछे लगे, ये है वो रीजन। ठीक है, जो पहले लिखा है वो आगे लग रहा है, जो पीछे लिखा है वो पीछे लग रहा है, दैट्स इट। इसीलिए इसको उल्टा कर दोगे तो गड़बड़ी हो सकती है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे ही याद करोगे, उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग वह शब्द होते हैं जो किसी शब्द के आगे लगते हैं। ठीक है, और जैसे कि मान लो मैंने एक सेंटेंस बोला, एग्जाम्पल के साथ खेलेंगे हम। मैंने बोला उपकार, ठीक है, और मैंने बोला उपयोग, ठीक है, और मैंने बोला उत्पन्न। ठीक है, आप इसमें देखो, जो ये शब्द है उपकार, उसमें आपको समझ में आ रहा है कि उप जो शब्द है, उप, ये आपका कार से पहले लगा हुआ है। और वहीं यहां पर भी देखो, उप शब्द है जो आपका योग से पहले लगा हुआ है। बेसिकली जब आपको इसका पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है, इसका ऐसे आता है, आपको ना एक शब्द, दो तरीके से आते हैं इसके क्वेश्चन। आपको एक शब्द दिया होता है, ठीक है, या तो शब्द दिया हुआ है, आपको बताना है इसमें कौन सा प्रत्यय है या फिर कौन सा उपसर्ग है, या तो आपको ऐसे बताना होता है। ठीक है, या फिर आपको बताना होता है संधि विच्छेद की तरह, कि इसमें वो संधि में पढ़ लेंगे हम उसको, कि कौन से शब्द का क्या संधि विच्छेद है। तो उसमें क्या होता है, जैसे आपको मान लो किसी का संधि विच्छेद पूछ लेंगे, है ना, तो उसमें क्या करेंगे, वो आपको, जब आपको संधि की नॉलेज होगी ना, तो आपके उपसर्ग और प्रत्यय टॉपिक अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो जब हम वेडनेसडे को संधि पढ़ेंगे, उसको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि उपसर्ग और प्रत्यय उससे बहुत क्लियर हो जाता है। चलो एक और इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला कुपुत्र, ठीक है, और मैंने बोला कुड़ंग। ठीक है, तो इसमें जो ये कु शब्द है, ये पुत्र और रंग इन दोनों के साथ जुड़ा हुआ है। तो मेन शब्द, जो मेन शब्द है वो तो पुत्र और डंग हो गए, लेकिन जो ये कु है ये आपका हो गया उपसर्ग, मतलब इसमें इसको जोड़ा गया। ठीक है, तो कोशिश करा करो जब भी शब्दों को तोड़ना हो ना, तो एक शब्द का जेन्युइन मीनिंग होना चाहिए। पुत्र का एक जेन्युइन मीनिंग होता है, रंग का एक जेन्युइन मीनिंग होता है, प्रॉपर मीनिंग होता है उसका। ठीक है, ऐसे मत कर देना, अगर आपको बोले कि कुपुत्र का वो करना है, तो आप बोल दोगे कुप जमा पुत्र, नहीं कुछ भी, मतलब सर ना पैर, ना ही कुप का कोई मतलब होता है, ना ही उत्तर का कोई मतलब होता है। हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, एक शब्द का ना अपना एक प्रॉपर मीनिंग होना चाहिए, तभी वो शब्द क्या होते हैं, बनते हैं। अब जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ इसका। जैसे मैंने आपको बोला कमजोर, ठीक है, और एक शब्द और ले लो, चलो कमसिन, ठीक है, स्पेलिंग सही है, हाँ ठीक। चलो अब मैंने इसमें क्या देखा, कम जमा जोर, जिसमें जोर कम है, जिसमें ताकत कम है। तो आपको जो ये जोर शब्द है, ये अपने आप में पूरा है। जरूरी नहीं है कि एक ही शब्द अपने आप में पूरा हो, दोनों शब्द भी अपने आप में पूरे हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक तो मिनिमम होना ही चाहिए, और एक है कम से। जैसे एक और एग्जांपल ले लो, फिर आगे चलेंगे। अब एक शब्द मैंने ले लिया हिमालय, ठीक है, एक शब्द मैंने ले लिया हिमालय, एक शब्द मैंने ले लिया शिवालय। ठीक है, अब इसमें आप देखो, अब ध्यान देना, एक ध्यान देने वाली चीज है, यहाँ पे अगर आपसे पूछेंगे ना इसमें प्रत्यय है या फिर उपसर्ग है, तो बॉस यहाँ पे प्रत्यय है, यहाँ पे उपसर्ग नहीं है। क्यों? क्योंकि हिम अलग चीज है, और आलय मतलब जहाँ पे रहता है वो चीज जो होती है। ठीक है, शिव एक अपने आप में पूरा वर्ड है, और आलय माना अपने आप में है पूरा वर्ड, लेकिन ये प्रत्यय है। ऐसे मत कर देना शिव उपसर्ग, इसमें आप प्रत्यय को, सॉरी आलय को प्रत्यय बोलोगे, शिव को उपसर्ग नहीं बोलोगे यहाँ पे। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान देना है कि प्रत्यय है या उपसर्ग है। अब हम आगे चलते हैं, जो मुझे आपको पढ़ाना है, प्रत्यय और उपसर्ग। पहले वो लिखने वाली बात
एज यूजुअल उसको लिख लेते हैं पहले। ये तो बहुत दी संधि विच्छेद है ना। नहीं नहीं नहीं, ये जो मैंने आपको बेसिकली उपसर्ग और प्रत्यय ना संधि विच्छेद से बहुत ऐसे हैं भाई बहन की तरह। अगर आपको संधि आ जाएगी उपसर्ग प्रत्यय भी आ जाएगा, उपसर्ग प्रत्यय आ जाएगा तो संधि भी आ जाएगी, मतलब ऐसे होते हैं। ठीक है ओके। चलो। उपसर्ग शब्द के आगे लगाए जाते हैं और नीचे लिख दो प्रत्यय। देखो मैंने शब्द पूरा शब्द लिखा है, मतलब उसका एक मीनिंग होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे मैंने इसको शब्द लिखा है, इसको अंडरलाइन कर लो, समझ जाओगे फिर आप। शब्द के पीछे लगाए जाते हैं, ठीक है। ये आई गेस आपको ये चीज क्लियर है। हमें ये नहीं पढ़ना उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, जैसे मैं आपको मुंह बोली बता देती हूँ। उपसर्ग होते हैं, मान लो एक होता है तत्सम, होता है हिंदी, होता है उर्दू, अरबी, फारसी। जैसे आप लगा लो तत्सम संस्कृत वाले हो गए, तो मैंने आपको बताया था ना अभी उपकार, है ना, ये उपकार हो गया, उपयोग हो गया, तो ये हमारे थे संस्कृत के। ये सब नहीं, इतना डीप में नहीं जाना है हमें, मैं आपको जनरली बता दूं बस देशज बेसिक। विदेशज भी जो होते हैं मैम, तो वो भी नहीं पढ़ते। क्या कह रहे हो? देशज विदेशज शब्द जैसे नहीं नहीं नहीं, अरबी वो तो के होते शब्द हैं। होते हैं, हम उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ रहे हैं। ओके। वो तो शब्द होते हैं, देश, तत्सम, तद्भव, देश, विदेशी, वो तो शब्द होते हैं, वो पहले आते हैं। ठीक है, हम आगे आ गए उपसर्ग और प्रत्यय पे आ गए। ठीक है, और प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय जो शब्द के पीछे लग रहे हैं। इसकी प्रैक्टिस करने का एक ही तरीका है, देखो मैं आपको फ्रेंडली बताती हूँ, एक बात बताती हूँ। पीडीएफ आएगी आपके पास, ठीक है, बहुत जल्दी आने वाली है। पीडीएफ में बहुत सारे शब्द हैं, प्रैक्टिस देखते जाओ देखते जाओ, और जैसे ही संधि विच्छेद कर लोगे ना, मैं गारंटी देके कहती हूँ आपको, जब आपकी संधि हो जाएगी ना, तो प्रत्यय उपसर्ग आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए आपको रूल्स पता हो जाएंगे संधि के। जब रूल्स पता हो जाएंगे संधि के, तो फिर कोई चीज ही नहीं रह जाएगी। फिर भी आपको एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि आप नोट्स बना रहे हो ना, तो आपको एग्जाम्पल के लिए मैं आपको थोड़े बहुत प्रत्यय और थोड़े बहुत उपसर्ग बता देती हूँ, जिससे कि आपको चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं उपसर्ग की। उपसर्ग के एग्जाम्पल लिख लो, थोड़े बहुत एग्जाम्पल लिख लो। उपसर्ग हमारे हो जाते हैं जैसे कि सहयोग हो गया, सह हो गया, ठीक है, इसका बन जाएगा सहयोग, सहपाठी, सहमत, सहकर्मी, सहकारी, है ना। सह शब्द हो सकता है एक हमारा, एक हमारा हो सकता है स्व, स्व शब्द हो सकता है हमारा, जैसे कि स्वधर्म, स्वतंत्र, स्वाभिमान, स्वरूप। हर शब्द में स्व 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 आ रहा है ना। एक आप ले सकते हो पर, पर भी होता है, परतंत्र, परधर्म, है ना। उसके बाद आप ले सकते हो पुनः, पुनः भी एक अपने आप में प्रत्यय है। ये इसमें एग्जाम्पल्स आ जाएंगे जैसे पुनर्जन्म, पुनर्विवाह, है ना, पुनर्निर्माण। बेसिकली ये वे शब्द हैं जिनसे आप जागरूक हो, आपको इनकी नॉलेज है, बस आपको संधि विच्छेद करना आना चाहिए, उससे आप चीजों को बहुत क्लियरली समझ लोगे। ठीक है, चलो अब थोड़े से एग्जांपल्स इसके भी कर लेते हैं, प्रत्यय के, ताकि थोड़ी चीजों से बिल्कुल ही ऐसा ना हो जाए कि हम बिल्कुल ही अलग रह जाए ना चीजों से। जैसे कि मान लो अगर मैं इसकी बात कर रही हूँ, प्रत्यय की बात कर रही हूँ, एक लगा लो, जैसे एक प्रत्यय मान लो वा, ठीक है, इसमें आ जाएगा एग्जाम्पल 5वां, तीसरा, 11वां, 100वां, 7वां, है ना। ऐसे आप बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स बना सकते हो ना, 5वां, तीसरा, 100वां। और एक और ले लो, आल्य ले लो। आल्य का तो मैंने आपको भी 2 एग्जाम्पल बता ही दिए थे। आल्य भी एक आपका प्रत्यय हो जाएगा, शिवालय, मेघालय, है ना, और हिमालय, विद्यालय। तो ये सारे आपके प्रत्यय हो जाएंगे। आप इनको करोगे ना, आपको बहुत आराम से चीजें सारी समझ में आ जाएंगी। एक और ले लो, इला कर लो, इला, इला जैसे चमकीला, शर्मीला, रंगीला, है ना, जोशीला। तो उन सब चीजों से आपको आन, पता लगे। हाँ जी, आन, आन, स्वाभिमान, अभिमान, हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है।
बिल्कुल हो सकता है। तो इन सब चीजों से आपको समझ आ जाएगा कि भाई ये प्रत्यय है हमारा और ये हमारा उपसर्ग है। ठीक है, कोई डाउट है किसी को प्रत्यय और उपसर्ग में? डाउट है तो बताओ। आई गेस इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं। एग्जांपल्स करा दो, एग्जांपल्स वगैरह करा दो। ये जो लिखवा रही हूँ और करा दूं? ठीक है ठीक है ठीक है, मैं और करा दूं उसके एग्जांपल्स। जैसे कि हम प्रत्यय दी के बारे में जरूरी है कि प्रत्यय उपसर्ग का मीनिंगफुल हो। देखो, जैसे हि- अगर आप नहीं गलत ले गए बात को। अगर आप उपसर्ग की बात कर रहे हो, अगर आप उपसर्ग की बात कर रहे हो, तो जो फर्स्ट शब्द है उसका मीनिंग ना हो तो चलेगा, लेकिन सेकंड शब्द का मीनिंग होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। और अगर आप प्रत्यय की बात कर रहे हो तो फर्स्ट वर्ड का मीनिंग होना इंपॉर्टेंट है, सेकंड का हो ना हो तो भी चलेगा। पर ऐसा क्यों, अपोजिट नहीं है? अभी तो अपोजिट की तो वैल्यू है, बेसिकली तो शब्द की वैल्यू है ना। चलो पहले इसका बताती हूँ आपको। जैसे आप उपसर्ग की बात कर रहे हो, ठीक है, आपने बात करी उपसर्ग की, तो मैंने आपको इसका एक छोटा सा बताया मैंने। एक ऐसा शब्द बताती हूँ जिसमें ना आपको मीनिंग ना मिले। ठीक है, पर का कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, ये वो कारक वाला पर नहीं है, सिंपल सा पर है ये। लेकिन जैसे ही मैंने इसके साथ तंत्र शब्द जोड़ दिया, इस तंत्र की वजह से इस पर का मीनिंग बना ना, परतंत्र हाँ जी। ना। तो ये हमारा मेन शब्द तो तंत्र था ना। पर तो सब ये वो शब्द है भाई जो सबके साथ घुल मिल जाता है। कृष्ण का नहीं है ये हमारा, ये किसी के साथ भी घुल मिल जाता है। ठीक है, ये शब्द किसी के साथ भी लग जाएगा, परतंत्र में इसके साथ लग गया। ठीक है, अब मैंने पर के साथ धर्म लगा दिया तो ये परधर्म हो गया। लेकिन धर्म तो अपने आप में एक शब्द है ना, ये चीज कह रही हूँ। जी। जो उपसर्ग में मैम सेकंड वाले शिवालय शब्द, किस में जाएगा? हाँ जी, शिवालय। अब देखो मैंने आपको जैसे शिवालय शब्द, शिवालय। शिव आलय, ठीक है, ये शब्द है। और एक शब्द है आपका हिमालय। ऐसा होता है कि दोनों शब्द का भी अपने आप में मीनिंग हो तो वो चलता है, वो चीज मना नहीं है। लेकिन आलय जो शब्द है, आलय और अगर आप शिव का कंपैरिजन करो, देखो इस एक शब्द को देखो, शिव जमा आलय, यही बना ना आपका, शिव जमा आलय, ये बना। तो शिव तो अपने आप में एक, क्या मतलब, ये तो अपने आप में एक है ना वर्ड, एक ये तो एक तरीके से नाउन ही कह लो आप इसको, तो ये तो नाउन हो गया, सॉरी संज्ञा हो गई ये तो, है ना। लेकिन आलय जो चीज है ये हर एक के साथ लग सकती है, विद्यालय, शिवालय, हिमालय, मेघालय, तो आलय तो सबके साथ जा रहा है ना। तो ये आलय यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्रत्यय, क्योंकि ये शिव के पीछे लग रहा है। आप ये नहीं बोलोगे कि आलय के आगे शिव लगे, नहीं, ये नहीं बोल सकते आप ये बोलोगे कि शिव के पीछे आलय लगे। दीदी, हाँ जी, बोलो बोलो। हाँ, जो जैसे स्वदेशी शब्द है, तो उसमें तो जैसे स्व हमारा उपसर्ग हो गया और देश हमारा मूल मेन शब्द क्या है? और ई प्रत्यय। मेन शब्द है देशी, स्व उपसर्ग लगेगा इसमें। नहीं, हाँ स्व बोलो। तो उपसर्ग है ही, हाँ और उसमें फिर देश अपना एक मूल शब्द आ गया और हाँ, ई अलग से, मतलब प्रत्यय। तो पता है क्या होता है, वो मैं तो बताता हूँ ये क्या होता है। इसमें आपका दोनों आ रहे हैं। स्वदेश, हाँ, हाँ मैं बता रही हूँ क्या होता है। जैसे जैसे आप हिंदी के डीप 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 जाते रहोगे तो ऐसे शब्द भी होते हैं जिसमें उपसर्ग भी हो, ठीक है, जमा शब्द भी हो और जमा करके प्रत्यय भी हो, ठीक है, ऐसे भी शब्द होते हैं। तो ये वो एग्जाम्पल है बेटा जिसमें आपने क्या करा, यहाँ पे आपने स्व को आपने उपसर्ग बताया, जमा देश को आपने शब्द बताया और ई को आपने प्रत्यय बताया। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है, स्वदेशी पेपर में आता है, तो ये आपका उसमें आएगा, संधि विच्छेद में आएगा। ठीक है, किस में आएगा? संधि विच्छेद में आएगा ये आपका। उपसर्ग और ठीक है। प्रत्यय में आपके क्वेश्चन आते हैं ऐसे, मैं बताती हूँ आपको। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ कि उपसर्ग और प्रत्यय में कैसे क्वेश्चन आते हैं। मान लो कि आपके पास एक वर्ड दे रखा है उन्होंने, ये लो,
ऐसे ऐसे भारी भारी शब्द आते हैं फिर तो। अब इसमें बताओ उपसर्ग लगा हुआ है या प्रत्यय लगा हुआ है, जल्दी बताओ। सर प्रत्यय लगा हुआ है। उपसर्ग। सर सर प्रत्यय किसने बोला था? प्रत्यय किसने बोला था? मैंने बोला था। पुनीत, राइट। पुनीत, कथन, ये कथन तो अपने आप में एक वर्ड होता है ना, कथन। मीनिंगफुल वर्ड तो बन रहा है ना कथन। हाँ तो मीनिंगफुल वर्ड है ना कथन, तो इसमें तो ऑपोजिट चल रहे हैं ना। अच्छा 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 कथन तो ठीक अपने है। आप में शब्द हो गया ना, देखो शब्द तो कथन हो गया, जमा उपसर्ग हो गया ना यहाँ पे। प्राक, हमारा जो उपसर्ग आएगा वो आएगा ये प्राक, ये ऐसे प्राक। ठीक है। ठीक है, प्राक में जब हमने कथन को जोड़ा तब वो हमारा बन गया ऐसे, बस ऐसे बन गया। ठीक है, मेन जो शब्द है, ये कंफ्यूज ऐसे मत हो, मैं आपको एक सीधी सी बात बताती हूँ। अपने आप सबसे इजी टॉपिक में सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो आप लोग। उपसर्ग में क्या होता है, जो शब्द सभी शब्दों से जुड़ जाए, अन्य सभी शब्दों से जुड़ जाए, ठीक है, और वो पहले आए, वो होता है उपसर्ग। जैसे कि एक एग्जांपल अब और लो आप, वरना खुद ही में वो हो जाओगे, फंस जाओगे अपने आप में, वो मैं नहीं चाहती बिल्कुल भी। जैसे कि छोटा सा एक आपको एग्जांपल दे रही हूँ, बहुत छोटा सा, ठीक है, इससे आपको समझ में आएगी चीजें। ये लगा लो, सह लगा लो, सह, ठीक है, सह एक शब्द है। अब मैंने इसके साथ, सह के साथ अगर मैं जोड़ दूं योग, तो ये सहयोग बन गया। अगर मैं इसी सह के साथ मैं जोड़ दूं पाठी, सह पाठ लगा लो, चलो, तो सह पाठ अपने आप में एक शब्द बन गया। ठीक है, इसके साथ मैं लगा दूं मत, सहमत मतलब कि एक्सेप्टेंस है, तो ये अपने आप में एक शब्द बन गया। सहकर्म, कर्म अपने आप में एक शब्द है, तो ये सहकर्म बन गया। सहकार, सहकार अपने आप में एक, बेसिकली वो शब्द जो सबके साथ लग जाए, अगर वो पहले आ रहा है तो वो उपसर्ग है, अगर वो बाद में आ रहा है तो वो प्रत्यय। बाद में आने वाला हो गया, जैसे ई हो गया, ठीक है, आपने बोला आपने अभी ई के लिए आप कोई भी बना लो, जैसे इसने भी बोला था स्वदेश, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, स्वदेश है ना, जमा ई। ऑप्शंस तो आपको दिए गए होंगे ना वहां पे, आपको उन ऑप्शंस में से चूज करना है, आपको थोड़ी ना वो सब्जेक्टिव में आपको सेंटेंस लिखने हैं, पूरी डेफिनेशन लिखनी है, वो थोड़ी करना है आपको। तो अब ये ई शब्द क्या हो गया यहाँ पे, ये हमारा हो गया प्रत्यय। ये देखना है कि कौन शब्द के साथ, आप डेफिनेशन में देखो ना हमने क्या लिखा है, शब्द के आगे जो लगे और शब्द के पीछे जो लगे। मेन चीज ये है, इसको अंडरलाइन करके रखो बॉस, इसको हाईलाइट करके रखो, अपने साथ एक हाइलाइटर भी रख लिया करो जब नोट्स बनाते हो ना, उनसे चीजें क्लियर होंगी। आई होप आपको ये सब चीजें क्लियर हो गई हैं, एंड दिस इज डन फॉर द डे। कल हम डिस्कस, सो ये था आज का हमारा सेशन, जिसमें हमने क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ा, हमने कारक के बारे में पढ़ा, और हमने उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में पढ़ा। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। You can subscribe our channel as well. This is Get Fit Set Fit for you people. And yes, if you want, you can share it with your friends. So for now, bye everyone. Take care. Good night. And yes, the thing that I always say, please go for the smart work rather than doing hard work. So good night. Bye bye. Take care.